कोचिंग सेंटर। तो चलिए सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दे ताकि सारे कोई पढ़ सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स प्राप्त करेंगे। तो आज का क्लास जो होगा मैट्रिक्स का एज ए थ्योरी के रूप में लास्ट क्लास होगा, और नेक्स्ट क्लास बेस्ड रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, बेस्ड ऑन क्वेश्चन पर, बेहतर क्वेश्चन और बोर्ड में जो पूछा गया है क्वेश्चन उसका डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उसको हम लोग पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सारे कोई पढ़ सके। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और सारे बातों को नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है? तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है उसको जानते हैं। इफ कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्मॉल एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल बी of the same order small m such that a into b equal to b into a equal to identity matrix, then capital B is called the inverse matrix of capital A and it is denoted by A inverse, है ना, a के पावर -1। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये तो स्टेटमेंट हुआ। अब देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर नोट डाउन कीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के चलते हमें इन्वर्स मैट्रिक्स मिल रहा है उस मैट्रिक्स का, तब गिवन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल बी है या कैपिटल सी मान लेते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल सी, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स कैपिटल डी वेयर कैपिटल डी इज द इन्वर्स ऑफ कैपिटल सी। ठीक है, तब कैपिटल सी क्या कहलाएगा? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई मैट्रिक्स सी है और कोई सी मैट्रिक्स के चलते एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है कैपिटल डी, सी मैट्रिक्स गिवन है और डी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मुझे मिल रहा है, और वह डी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स का इन्वर्स है, मतलब सी इन्वर्स इक्वल टू डी, कैपिटल डी, सी इन्वर्स इक्वल टू कैपिटल डी। इट मीन्स सी का इन्वर्स क्या है? डी है। इसका मतलब जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स प्राप्त होगा वह मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल फंक्शन से हम इसको रिलेट करते हैं। किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वह फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहलाती थी? जब वह फंक्शन का इन्वर्स प्राप्त होता था। उसी तरह कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब कहलाएगी जब वह इन्वर्स देगा, मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करेगा भी तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वह गिवन मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी अन्य मैट्रिक्स का इन्वर्स प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है उसको भी हम लोग जानेंगे आगे। अब देखिए यहां पर आप जान चुके हैं कि हम लोग के लिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए तो वह मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए।
अब चलिए आगे चलते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब आप समझ गए, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे, एकदम वन लाइन में। वह मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट का मतलब प्राप्त होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं, वह मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकल रहा है तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये नहीं कि 100% है, मतलब सारा स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकले ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जिसका निकलता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है अगर मिल रहा है तब। अगर मान लीजिए कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मिल रहा है, इसका मतलब वह मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन किसी अन्य मैट्रिक्स का इनवर्स प्राप्त नहीं हो सकता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब इस शर्त को सेटिस्फाई करेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, अब इसको स्टेटमेंट को समझिए। शायद इंक ज्यादा हो चुका है इस मार्कर में। अब देखिए, एक मैट्रिक्स मैंने लिया कैपिटल ए, वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आप जान चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है। अगर मिलेगा भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा, नहीं तो किसी का नहीं मिलेगा। अगर प्राप्त मिलना भी होगा इनवर्स किसी मैट्रिक्स का तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, और जिस मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा वह मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसकी ऑर्डर क्या है? स्मॉल एन, मतलब m क्रॉस n। एंड इफ, यदि देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के चलते एक अन्य मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, प्राप्त हो रहा है, कैपिटल बी ऑफ द सेम ऑर्डर m, उसका भी ऑर्डर m है, सेम ऑर्डर है ना, कैपिटल बी का भी सेम ऑर्डर है, सच दैट a into b equal to b into a equal to identity, then b is called the inverse matrix of capital A and it is denoted by a inverse, a के पावर -1 है ना। ये -1 को हम लोग इनवर्स बोलते हैं, -1 को क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। अब देखिए, ये भी आप समझ रखिएगा कि जिस तरह फंक्शन में हम लोग f इनवर्स को ये नहीं बोल सकते हैं, उसी तरह a के पावर -1 को 1/a नहीं बोल सकते। ओके, समझ गए? a इनवर्स को 1/a नहीं बोल सकते। लेकिन आप ये भी जान रहे हैं कि अगर ये डाटा उधर जाएगा तो a बन जाएगा, हेल्प ऑफ किससे? इनवर्स फंक्शन से। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके चलते एक कैपिटल बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, प्राप्त हो रहा है, और वह मैट्रिक्स इस शर्त को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, कैपिटल बी इस शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, तब जो b है वह क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ a, मतलब a का इनवर्स। इसका मतलब हो गया, यहां पर देखिए गौर से, दैट इज a इनवर्स इक्वल टू b। a इनवर्स क्या है? b है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के चलते कोई अन्य मैट्रिक्स मुझे प्राप्त हो रहा है, कैपिटल बी, उसकी ऑर्डर सेम है जो कैपिटल ए की है, और यह कैपिटल बी इस शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है, तब कैपिटल बी जो होगा वह इनवर्स कहलाएगा कैपिटल ए का, मतलब ए का इनवर्स इक्वल टू कैपिटल बी। अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं हेंस कैपिटल ए इज द इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स प्राप्त हो रहा है तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां गौर से देखिएगा, आप किसका इनवर्स प्राप्त किए हैं? ए का, ए इनवर्स बराबर बी, मतलब आप ए का इनवर्स प्राप्त किए हैं तो ए इनवर्टिबल कहलाएगा। ओके, बात समझ में आ रहा है ना? हम किसको लिए? कैपिटल ए को, और इसके चलते कैपिटल बी एग्जिस्ट कर रहा है, और बी इस शर्त को कंप्लीट कर रहा है, तब हमारा कैपिटल बी
ए का इनवर्स कहलाएगा। तो ए का इनवर्स क्या होगा? कैपिटल बी। मतलब ए का इनवर्स प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ए क्या कहलाएगा? इनवर्टिबल कहलाएगा। कैपिटल ए इनवर्टिबल कहलाएगा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर ले। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। कैपिटल ए इक्वल टू 2 3 1 2 एंड कैपिटल बी इक्वल टू 2 -3 -1 2। अब चलिए ए इंटू बी निकालते हैं। प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, है ना। इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ए इंटू बी निकालते हैं। 2 3 1 2 2 -3 -1 2 फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डायरेक्टली करेंगे। देखिए 2 2 जा 4 -3 4 -3 -6 +6 2 -2 -3 +4। तो आपको मिला कैपिटल ए बी इक्वल टू 1001। मतलब ये क्या मिल गया? कैपिटल आई मिल गया। अब चलिए आगे चलते हैं। बी इंटू कैपिटल ए फाइंड आउट करते हैं। 2 -3 -1 2 इंटू 2 3 1 2 मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो बराबर है। अब देखिए डायरेक्टली हम लोग करेंगे। तो देखिए 2 2 जा 4 -3 है ना, 2 2 जा 4 -3 2 2 3 2 जा 6 -6 6 -6 6 -6 -2 +2 -3 +4। तो आपको मिला 1001। ये भी आपको क्या मिला? कैपिटल आई मिल गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि चूंकि कैपिटल ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई मिला है। अगर ऐसा है तो कैपिटल बी क्या है? इनवर्स है। कैपिटल बी इज द इनवर्स ऑफ कैपिटल ए। मतलब ए का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स कैपिटल बी होगा। इसका मतलब एंड एक और बात है, अगर ए का इनवर्स कैपिटल बी है तो कैपिटल बी का इनवर्स कैपिटल ए होगा। ठीक है ना, वाइस वर्सा। ठीक है, उल्टा भी। अगर ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स ए होगा। ठीक है, एंड ए, अगर ए इन्वर्टिबल, क्योंकि अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इन्वर्टिबल होगा। अगर बी का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बी भी इन्वर्टिबल होगा। एंड ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्योंकि ये दोनों का एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए आप समझ गए होंगे कि मैंने एक कैपिटल ए लिया, कैपिटल बी लिया। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने देखा ए बी और बी ए निकाला तो आइडेंटिटी आया। इसका मतलब बी क्या होगा? ए का इनवर्स होगा। और इसका उल्टा भी होता है, मतलब वाइस वर्सा। ए इज द इनवर्स ऑफ बी तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, याद रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन करके लिख लीजिए। ए का इनवर्स अगर बी है तो बी का इनवर्स कैपिटल ए होगा। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। देखिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई अगर है तो देन a इज द इनवर्स, a का इनवर्स b होगा एंड b का इनवर्स a होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कैपिटल A कोई मैट्रिक्स है और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है भी इनवर्स किसी मैट्रिक्स का तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये नोट डाउन करके लिख लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? अब देखिए एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का। क्योंकि अगर कैपिटल ए
2x2 ऑर्डर का है तो उसका इनवर्स भी 2x2 ऑर्डर का आएगा, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का है तो उसका इनवर्स भी 3x3 का आएगा, ठीक है। मतलब इनवर्स और गिवन मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर का होता है। तो a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल टू आई है तो a इनवर्स इक्वल टू b एंड a इक्वल टू b इनवर्स, ठीक है। वाइस वर्सा भी होता है, अगर a का इनवर्स b है तो b का इनवर्स a होगा। Here a and b are the square matrix of the same order, ठीक है। अब देखिए a rectangular matrix does not possess inverse matrix। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा वह इनवर्स मैट्रिक्स पोजेज नहीं करेगा, नोट पोजेज मतलब इनवर्स मैट्रिक्स नहीं दे सकता है, याद रखिएगा यहाँ पर डज नोट पोजेज इनवर्स मैट्रिक्स। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स नहीं देता है, चूंकि फोर प्रोडक्ट्स b इंटू ए and a into b to be defined and to be equal, it is necessary that matrix capital A and capital B should be a square matrix of the same order। अगर हमें देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स नहीं देता है, कौन सिर्फ इनवर्स देता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स देगा। अगर देना भी है तो स्क्वायर मैट्रिक्स देगा इनवर्स, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए। और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहलाएगा, ओके। और कैसे कंडीशन से a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे हम लोग कंपोजिशन में फंक्शन में निकालते थे, कंपोजिशन फंक्शन क्या आता था, फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी, तब हम लोग बोलते थे कि स्मॉल जी जो है वो इनवर्स है स्मॉल एफ का। उसी तरह यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स नहीं देता है, स्क्वायर मैट्रिक्स देता है। क्यों लिखा जा रहा है, सिंस फोर प्रोडक्ट्स बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए डिफाइंड अगर है एंड टू बी इक्वल, अगर इसको इक्वल होना है, इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिक्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए बी भी डिफाइंड हो रहा है और बी ए भी डिफाइंड हो रहा है और दोनों बराबर है तो इसके लिए कंफर्म है कि दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए बी अगर डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है तो दोनों बराबर नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर a इंटू बी भी डिफाइंड है और b इंटू ए भी डिफाइंड है लेकिन हमको दोनों बराबर चाहिए, ये दोनों बराबर तभी हो सकता है जब a और b स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी कारण से, इसी वजह से हम लोग का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स नहीं देता है, ओके। क्योंकि हम लोग कंपोजिशन फंक्शन में पढ़े हैं, हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ऐसा है तो स्मॉल जी जो होगा वो इनवर्स होगा स्मॉल एफ का। वहां पर भी आइडेंटिटी की बात आती थी, आइडेंटिटी फंक्शन। यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात आ रही है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू कैपिटल आई आना चाहिए। अगर ए भी डिफाइंड है, a इंटू बी भी डिफाइंड हो गया और b इंटू ए भी डिफाइंड हो गया, लेकिन दोनों को अगर इक्वल चाहिए तो दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए a इंटू बी अगर डिफाइंड भी है और b इंटू ए भी डिफाइंड है तो दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख लीजिएगा कि a इंटू बी भी डिफाइंड हो रहा है रेक्टेंगुलर के लिए और b इंटू ए भी डिफाइंड हो रहा है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर तभी हो सकता है जब a और b स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ओके। आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। एक थ्योरम है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। आप फंक्शन में भी पढ़े थे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एक ही होता है, यूनिक होता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स एक ही होता है, तो मैट्रिक्स भी हम लोग एक फंक्शन की तरह ही रिलेट करेंगे, है ना। मैट्रिक्स में भी क्या है, फंक्शन है, मैट्रिक्स भी क्या एक तरह का फंक्शन है। अब देखिए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसका इनवर्स निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। ये क्लियर हो गया। किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल रहा है तो वह इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं कि हमेशा करवे करेगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे हमेशा, ये पॉसिबल नहीं है। ये कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, वो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अगर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई है तब ऐसा पॉसिबल है, ठीक ना। अब चलिए आगे चलते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि यह थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर इफ इट एग्जिस्ट, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब इज यूनिक, तब ये क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर मिल रहा है तब वह इनवर्स यूनिक होगा, मतलब मात्र एक होगा, कोई
दो को इन्वर्स नहीं हो सकता, 3 इन्वर्स नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। आप समझ चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स तो निकलता है, लेकिन 100% निकल जाए ऐसा नहीं है, प्राप्त हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स का और नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर करेगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। अब देखिए, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्मॉल ए। ठीक है, मैंने मान लिया कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी ऑर्डर एन है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स माना? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्स मिलेगा भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मिलेगा। ठीक है, और ये भी बात याद रखिएगा, ये नहीं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मिलेगा, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू कैपिटल आई। ठीक है, लेकिन अगर मिलता भी है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मिलेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां क्या प्रूफ करना है, यहां आपको प्रूफ करना है कि यूनिक होना चाहिए। मतलब इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर प्राप्त हो भी रहा है तो एक होना चाहिए। हम मान लेते हैं लेट कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। ये मैं मान लेता हूं कि कैपिटल बी और कैपिटल सी दो इनवर्स मान लेता हूं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है यूनिक, मतलब हमको बी और सी को इक्वल प्रूफ करना होगा। मैं मान के चल रहा हूं दो, लेकिन ये दोनों को बताना होगा कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। मतलब बी इक्वल टू सी हमें लाना होगा, ताकि मैं लेकर चल रहा हूं दो अलग अलग, और प्रूफ करना होगा कि दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कैपिटल ए के कितने इनवर्स हो गए? बी एंड सी, मतलब दो इनवर्स हो गए। तो चलिए नाउ आप जानते हैं अगर बी इनवर्स होगा तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, इक्वेशन नंबर 1। अगर कैपिटल सी इनवर्स होगा तब क्या हो जाएगा? ए इंटू सी इक्वल टू सी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नाउ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब b बराबर हम क्या लिख सकते हैं? i इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी अन्य मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो b इक्वल टू आई इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक ना? जैसे 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1, क्योंकि 1 क्या है? आइडेंटिटी है इस नंबर के केस के लिए। तो यहां पर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब देखिए, अब हम बोल सकते हैं आई। अब देखिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई था। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं b इंटू आई, बोल सकते हैं कि नहीं? अब देखिए आई, ये भी आप देखिए a इंटू सी इक्वल टू सी इंटू ए इक्वल टू आई, बोल सकते हैं कि नहीं? अब इस आई को मैं क्या बोल सकता हूं? बी ए। इस आई को मैं क्या बोल सकता हूं? इस आई को बी ए बोल सकता हूं, ए भी बोल सकता हूं, ए बी। ठीक है, तो अब इसको ले लेता हूं ए इंटू बी। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं? आई बोल सकता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ मिस्टेक हो रहा है ना? एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है, उसको हम लोग चेक करते हैं। चलिए यहां देखिए, इरेज कर दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए b इक्वल टू आई, b इक्वल टू बी इंटू आई बोल सकते हैं। ठीक है, अब i को हम लोग ए सी बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से, b इंटू ए इंटू सी, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये i बनेगा, i इंटू सी, सी हो गया है ना? मतलब b इक्वल टू क्या आ गया? c आ गया। हेंस इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is exist
इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मैंने बी और सी अलग अलग मान के चला, लेकिन बी बराबर क्या आ गया, सी आ गया। इसका मतलब बी और सी दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। इसका मतलब हमारा इनवर्स दो था, एक्चुअली है क्या, एक ही है। बी और सी क्या है, दोनों सेम ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर एग्जिस्ट कर भी रहा है तो क्या होगा, यूनिक होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि मैंने दो मान के चला और ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब दो ना होके एक है, इसका मतलब यूनिक है। नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का भी इनवर्स निकल रहा है और बी का भी इनवर्स निकल रहा है, और दोनों क्या सेम ऑर्डर का है। ए भी जिस ऑर्डर का वही बी भी उसी ऑर्डर का है। देन ए बी होल का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। मतलब ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज के जैसा ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ट्रांसपोज का जिस तरह प्रॉपर्टी था मल्टीप्लीकेशन में, उसी तरह यहाँ पर इनवर्स का प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 23 है ना, 23 क्वेश्चन नंबर 23 और में दिया जाता है, अथवा में दिया रहता है 6 मार्क्स का। कितना मार्क्स का, 6 मार्क्स का। वो बेस्ड रहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। किस ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये अथवा में ही पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी बनेगा, मतलब आप जल्दी गेन कर सकते हैं नंबर 6 मार्क्स। अब देखिए हाउ टू, टॉपिक मैंने लिख दिया, यूजिंग ए बराबर आई इंटू ए। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी के साथ गुना होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, मतलब ए बराबर आई इंटू ए होगा। अब देखिए देन टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, हम इसका प्रयोग करेंगे, ए बराबर आई इंटू ए का प्रयोग करेंगे। अगर मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल बी है तो कैपिटल बी लिखेंगे, कैपिटल सी है तो कैपिटल सी लिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, है ना। देन टू फाइंड, इसका प्रयोग करते हुए हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपको सिखाया है टोटल 6, 3 रो से और 3 कॉलम से। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे क्या ये कहना चाह रहा है, ठीक है। एक और बात, यहाँ पर नोट पॉइंट जो है, नोट पॉइंट देखिएगा, आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद इफ इन द एलएचएस, एलएचएस देखिए है ना, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कैपिटल ए है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में ऑल एलिमेंट आर जीरो, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम इसका प्रयोग करते हुए एलिमेंट्री ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अभी आप समझिए, ये इक्वेशन को इस्तेमाल करना है और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, और उसके बाद अगर एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में अगर सारी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सारा एलिमेंट ए का इस साइड में एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद अगर जीरो हो जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे इनवर्स निकालेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर प्राप्त होगा तब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन अब देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। और आप जान रहे हैं कि 3 एलिमेंट्री है रो के हिसाब से और 3 कॉलम के हिसाब से। अगर आप रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, रो एलिमेंट्री का, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का, है ना, तब आप ए बराबर आई इंटू ए लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर आप कॉलम का प्रयोग करेंगे, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का, तब आप कैपिटल ए बराबर ए इंटू आई लेकर चलेंगे। ओके, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ठीक ना। पॉज करके ये नोट डाउन आप कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बात आपको ख्याल रखना होगा, इनवर्स निकालते समय डिटर्मिनेंट में, जब आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे तो उसमें भी एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन वहाँ पर कुछ जो स्टेटमेंट है वहाँ पर हम अगर रो है, रो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीच में हम लोग कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए आप डिसाइड कर लीजिए शुरू में ही कि आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है। यू डिसाइड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इन्वर्स निकालते समय अगर आप रो को डिसाइड कर लिए तो कॉलम का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कॉलम डिसाइड कर लिए तो रो का प्रयोग नहीं कर सकते। किस में? इन्वर्स फाइंड करने के लिए। कौन सी विधि में? इन्वर्स फाइंड करने के लिए, अगर इन्वर्स की बात कहती है तब। लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर में जब जाएंगे डिटर्मिनांट में, तो डिटर्मिनांट में भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशन की जरूरत है, एलिमेंट्री ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन उसमें हम लोग रो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीच में कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, अपने टारगेट के अनुसार, ठीक है। मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि रो इस्तेमाल हो गया तो कॉलम नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वहां आ सकता है डिटर्मिनेंट में। लेकिन मैट्रिक्स के केस में अगर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन सेलेक्ट किए हैं तो आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टेप में। ओके, इफ यू डिसाइड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन देन वी नॉट यूज रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, बट इन डिटर्मिनेंट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर वी ऑलवेज यूजिंग बोथ इन वन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं अल्टरनेटिंग। मतलब अगर पहला स्टेप में हमने रो का इस्तेमाल कर लिया तो दूसरा स्टेप में अगर जरूरत पड़े तो हम कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर 2 है। अब चलिए कैसे निकालेंगे, हम डिसाइड कर लेते हैं कि इससे रो से निकालेंगे। किससे? रो एलिमेंट्री से। तो यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। यू डिसाइड रो या कॉलम, मैंने डिसाइड किया रो, ठीक है। अब रो को डिसाइड कर लिया तो कॉलम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम लोग डिटर्मिनेंट में रहते तो रो और कॉलम को एक ही क्वेश्चन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते थे। मतलब पहला स्टेप में अगर रो किए हैं तो दूसरा स्टेप में रो भी कर सकते हैं या कॉलम भी कर सकते हैं। पहला स्टेप में भी रो किया है या कॉलम, कुछ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक स्टेप में रो का डिसाइड हुआ तो रो ही होगा, चाहे मैट डिटर्मिनेंट में। लेकिन डिटर्मिनेंट अभी दूर है तो उसको अभी छोड़ देते हैं, अभी मैट्रिक्स में आते हैं। मैट्रिक्स में आप रो डिसाइड कर लिए तो रो में ही रहना है, कॉलम की बात नहीं सोचेंगे। चलिए हम रो ले लिए हैं तो रो के लिए क्या करना था? कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल ए इंटू आई इंटू कैपिटल ए, यही मैंने बोला, ठीक है। अब चलिए कैपिटल ए क्या है? 1 2 2 -1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 0 0 1, क्योंकि ऑर्डर 2 है। इस कैपिटल ए को कैपिटल ए ही रहने देना है। स्टेप सीखना है, जैसा मैं चल रहा हूं उसी तरह आपको भी करना है। इसको लिखना है, कैपिटल आई को लिखना है, लेकिन कैपिटल ए को नहीं लिखना है, चुपचाप रहने देना है। क्योंकि ये कैपिटल ए जब इधर आएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, वही तो मुझे फाइंड आउट करना है। ये कैपिटल ए इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? ए इनवर्स, हेल्प ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। इनवर्स फंक्शन में जब एफ इधर आता था तो क्या हो जाता है? एफ इनवर्स। उसी तरह ए जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? ए इनवर्स। इसलिए मैं इस ए को कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप उसको लिखते चला जाऊंगा, किसी स्टेप में छोड़ूंगा नहीं। लास्ट स्टेप में ये इधर से इधर छलांग मार जाएगा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, यहां तक लिख दिए। अब करना क्या है? हमको टारगेट बनाना है। आगे सबसे पहले फोकस कि आखिर इसको लिखने के बाद मेरा अगला कदम क्या होगा। तो आपको फोकस करना है कि इस मैट्रिक्स को, कैपिटल ए को
आइडेंटिटी ला दूं, इसके जैसा ला दूं। ऐसा हमें टारगेट अपने माइंड में फिक्स करके चलना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको मैं आइडेंटिटी ला दूं। वाई? बिकॉज जब ये अगर आइडेंटिटी आ जाता है, कैपिटल ए इधर वाला, अगर ये आइडेंटिटी आ जाए एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद ये अगर आइडेंटिटी आ जाए और ये भी कोई भी क्रियाकलाप दोनों साइड होता है तो ये कुछ बदल जाएगा। इसको मान लेते हैं कैपिटल बी, है ना, इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल बी इंटू ए। ये बदल लेगा क्योंकि मैं इसको भी बदलूंगा, इसको किस तरह बदल दूं, आई के जैसा, और इसको आई के जैसा बदलने के चलते ये भी बदल जाएगा। तो इस जो बदलेगा वो मैंने मान लिया कैपिटल बी। इसको मैं बदलूंगा और किस रूप में बदलना चाहूंगा, कैपिटल आई। तो कैपिटल आई के रूप में बदलने के चलते ये भी बदलेगा क्योंकि दोनों तरफ कार्य होगा, क्योंकि एक साइड कार्य होता नहीं है। अब ये भी बदल जाएगा और इसका नाम मैंने कैपिटल बी रख लिया। अब ये जो कैपिटल ए इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू बी। और आई किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कोई फर्क देता नहीं है, मतलब ए इनवर्स बराबर कैपिटल बी। बात समझे? क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में लाना है और साथ ही साथ इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लाने के चलते ये भी अपना रूप बदलते जाएगा विथ सेम ऑपरेशन। मतलब अगर ऑपरेशन मैं जिस तरह इसमें लगाऊंगा वही ऑपरेशन इसमें भी लगाऊंगा। अगर इसमें भी मैं चेंज कर रहा हूं तो इसमें भी चेंज करना होगा विथ सेम ऑपरेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, 1 0। ऑलरेडी 1 गिवन है, मुझे इसको 0 बनाना है ना। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं यहां 1 रहता, अगर यहां 1 रहता तो 1 में से 1 को -1 को ऐड करते तो क्या हो जाता, 0 हो जाता कि नहीं। तो चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं हम। R2 चेंज R2 माइनस 2 इंटू R1। R2 हमें 1 0 0 1 लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लाना है। तो यहां 0 लाने के लिए देखिए 1 तो मैंने ला लिया। अब नीचे उतरते हैं, इसको 0 लाना है। आप इधर भी जा सकते हैं, किसी तरह आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया यहां 1 यहां 0 यहां 0 यहां 1 आना चाहिए। यहां हमको 0 लाना है। तो इस 2 में से कैसे 0 लाएंगे, तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो वही मैंने किया। R2 ये किस में है, क्योंकि मैं रो का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो रो ये कौन सी रो में है, 2 रो में। तो R2 को चेंज करूंगा, ठीक है। R2 चेंज R2 में से, अब ये भी मैंने बोला था कि जो सेम है वही सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद कोई अन्य लिखाएगा। तो R2 चेंज R2 माइनस 2 इंटू R1। अगर R2 ये 2 में से अगर 2 घटा दूं तो 0 आ जाएगा। लेकिन इसके सामने कौन एलिमेंट है, 1 है, क्योंकि हम रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 है और 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों साइड इस्तेमाल करना है। तो क्या हो जाएगा, क्या आप किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को। इसका मतलब R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 2 इधर भी सेम टू सेम, R2 को चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 2 1 0, R1 में कोई बदलाव नहीं होगा और ये कैपिटल ए साथ में चलते रहेगा, ठीक है। अब देखिए R2 को आपको बदलना है, R2 माइनस 2 इंटू R1। R2 क्या है, 2, ठीक है, 2 और 2 माइनस R1। तो 2 में से R1 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो R1 क्या है, 1, तो 2 इंटू 1 2, तो 2 माइनस 2 0। देखिए गौर से, R2 क्या है, 2 माइनस माइनस 2 2 इंटू R1, तो इसके सामने R1 क्या है, 1, ठीक है। अब इसमें देखिए बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पर इसके लिए R2 क्या है, -1, ठीक है, माइनस 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1 कितना है, इसके सामने 2 है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। R2 क्या है, -1 फॉर्मूला में क्या है, फिर माइनस फिर क्या है, 2 2 इंटू R1, इसके सामने R1 क्या है, 2। अब उसी तरह इसमें गौर से देखिएगा, 0
R2 क्या है 0, तो 0 माइनस 2 इंटू R1, R1 कितना है 1, इसके सामने R1 क्या है 1। अब यहां पर देखिए R2 माइनस 2, तो R2 कितना है 1 माइनस 2 इंटू R1, R1 कितना है 0। तो फाइनली देखेंगे R1 कितना है 0, थोड़ा स्पेस कम है लेकिन मेरे आवाज को सुनकर आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू 0। तो देखिएगा गौर से क्या आ जाएगा डाटा 1 2, 2 में से 2 जाएगा 0, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, 1 0 माइनस 2 1 इंटू कैपिटल ए। ठीक है, गौर से देखिए 2 इंटू 0 0, 1 में से 0 जाएगा 1। ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, ये हमारा डाटा बचा था, है ना। आपको ये वाला टॉपिक के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको हेल्प लेना है तो एनसीईआरटी का भी हेल्प ले सकते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को समझिएगा और उसके द्वारा भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, हमारा डाटा क्या है कि एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी बनाना है। तो देखिए 1 आइडेंटिटी में 1 0 0 1 होता है। अब देखिए इसको 1 लाना है तो -5 को 1 लाने के लिए -1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं। तो चलिए अप्लाइंग R2 चेंज, ये -5 कहाँ है, इस तरह चलिए ऐसे करके ऊपर जाइए, है ना, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। यहां से नीचे उतरिए, नीचे से इधर जाइए, इधर से ऊपर चढ़िए, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन यू, आप किसी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप सोचिएगा उस तरह आपका स्टेप बढ़ेगा। इस क्वेश्चन में आपकी सोच आपको बताएगा कि आप कैसा सोचते हैं। आप जैसा सोचिएगा उतना पेज लगेगा, उतना स्टेप बढ़ेगा। अगर आप बेस्ट सोचते हैं तो कम स्पेस लगेगा, कम पेज लगेगा, कम टाइम लगेगा। अगर आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोच लीजिएगा, अगर कोई रास्ता बेहतर रास्ता सेलेक्ट नहीं किए, आपका प्रोसेस सही रहेगा, लेकिन अगर बेहतर रास्ता सेलेक्ट नहीं किए तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर है। मोर प्रैक्टिस फॉर दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर एवरी स्टूडेंट इन फर्स्ट टाइम। पहली बार में सारे बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, बट इफ यू मोर प्रैक्टिस देन दिस टॉपिक इज इजी फॉर यू। ओके, तो चलिए R2 यहाँ -5 को हमको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1/5, क्योंकि हम सेकेंड आपको बताए थे कि किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 कहाँ है, क्योंकि अभी रो की बात कर रहे हैं, तो कौन सी रो में है, R2 में। तो क्या हो जाएगा, हम किसको बदल रहे हैं, R2 को, तो R1 में कोई बदलाव नहीं होगा, दोनों साइड R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब R2 किस तरह बदल रहा है, -1/5 इंटू R2। ये भी ख्याल रखना होगा कि ये 0 है तो किसी ऑपरेशन को लगाने के बाद ये 0 बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका जितना मेहनत है सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप ये 0 ला चुके हैं। आप ऐसा ऑपरेशन का प्रयोग कीजिए, अपने माइंड को यूटिलाइज कीजिए ताकि ये 0 का 0 ही रह जाए। ये बदलना नहीं चाहिए, ना 1 बदलना चाहिए ना ये बदलना चाहिए, क्योंकि 1 0 0 1 लाना है हमें। ठीक है, आइडेंटिटी लाना है। अब देखिए, अब 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो 0 ही रहेगा, इसलिए मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं। तो 0 में R2 चेंज, तो R2 चेंज -1/5, तो -1/5 इंटू R2 क्या है इस केस में 0। अब यहां पर क्या हो गया, -1/5 इंटू -5। ठीक है, आप मेरी आवाज को सुनकर भी लिख सकते हैं, -1/5 इंटू -5। ठीक है, अब यहां पर R2 क्या है, -1/5 इंटू R2 -2। यहां पर क्या हो जाएगा,
-1/5 इंटू 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपको डाटा क्या मिला, 1 2 0 में से समथिंग 0, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 1 0 -2 -1 2 2/5, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/5, ये कैपिटल ए हो गया। ओके, अब देखिए 1 0 1 आ गया, यहां पर अब 0 लाना है, तब तो आइडेंटिटी बनेगा। अब इसको 0 कैसे लाए, तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए गौर से देखिए, जब इसमें से हमें 2 घटाना है तो R2 को बदलना होगा, R1 को बदलना होगा, किसके हेल्प से, R2 के हेल्प से। तो 2 में से 2 को घटा देंगे। अब ये 2 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, मतलब इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कौन सा अप्लाई करेंगे, ये टॉपिक मोर प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ये क्लियर है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा आपको। तो आपको घबराना नहीं है, आपको संयम रखना है, धीरे धीरे बनाना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल को देखना है और उससे समझने की कोशिश करना है, ताकि क्वेश्चन स्टेप जो होता है वो जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं कोई भी स्टूडेंट, तो उनको वो स्टेप नहीं समझ में आता है। लेकिन आप अगर निरंतर देखते रहिएगा, निरंतर प्रयास करिएगा तो सफलता जरूर मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मुझे R1 को चेंज करना है, क्योंकि यहां पर मुझे 0 लाना है। तो ये कहां है R1 की जगह पर, तो अप्लाइंग R1 चेंज। अब 2 में से 2 को घटाना है तो R1 चेंज R1 माइनस R1 में से मैं किसको घटाऊं, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर यहाँ R1 है तो यहाँ भी R1 होगा शुरुआत में, बाद में कोई कुछ होगा, या तो प्लस हो या माइनस हो, जो भी करना है बाद में। अब देखिए अब 2 में से 2 घटाना है तो R1 को चेंज करना है किसके हेल्प से, R2 के हेल्प से। तो 2 इंटू R2, क्योंकि ये किस 1 कहाँ है R2 में है, और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा, और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए R1 चेंज R1 माइनस 2 इंटू R2। तो आप किसको चेंज कर रहे हैं R1 को, तो R2 कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है, आप R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 में कोई बदलाव नहीं होगा। अब R1 किस तरह आप चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस 2 इंटू R2, तो 2 इंटू R2, तो R1 क्या है 1, 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1 आएगा। देख लीजिए गौर से, 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1। अब क्या है इधर वाले R1 क्या है 2, 2 माइनस 2 इंटू 1 0, क्योंकि इसी को तो 0 लाने के लिए हम लोग ये अप्लाई किए हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो ये 0 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसी को तो देखकर हमने अप्लाई किया है। अब आगे देखिए, अब देखिए R1 क्या है 1, 1 में से माइनस 2, तो 1 R1 क्या है 1 माइनस 2 इंटू R2, R2 क्या है 2/5, तो क्या हो जाएगा 4, तो 1 माइनस 4/5, तो 5 माइनस 4/5 इक्वल टू 1/5, 1/5। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें क्या लिखाएगा R1 यहां पर क्या है 0, तो 0 माइनस 2 इंटू R2 क्या है माइनस 1/5, तो क्या हो जाएगा 2/5, माइनस माइनस प्लस, तो 2/5। ओके, तो अब देखिए गौर से, ये आइडेंटिटी बन गया, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल I 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई कैपिटल A। ये कैपिटल A इधर आएगा तो क्या बन जाएगा A इनवर्स इंटू कैपिटल I, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। अब A इनवर्स इंटू I, A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया 1/5, 2/5, 2/5, कुछ तो डाटा मिसिंग है यार, नहीं सही है 2/5 माइनस 1/5, दिस इज द करेक्ट
आंसर, A इनवर्स इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक मोर प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, इस टॉपिक को प्रैक्टिस के आधार पर आपको समझना होगा विथ हेल्प ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को समझिए और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हमारा जो मैट्रिक्स का जितना भी टॉपिक था वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद एलएचएस इधर वाला डाटा अगर टोटल 0 हो जाएगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद अगर एलएचएस इधर वाला आइडेंटिटी ना आकर जीरो मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी ना आकर जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तब यह मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ये मैंने नोट पॉइंट में भी लिखाया है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 12 या 13 है जिसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप इसको देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक किस आधार पर लेकर आएंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन। ओके, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए इसी तरह। थैंक यू।